with the name of Allah Almighty. The Return of the Native. Question number 1. From Acute Novel, written by me, lecturer N.K. Bhutta. Danial Publisher. First question is role of Egdon Heath. Egdon Heath. लास्ट में आपने थीटा साउंड निकालनी है, था. एग्डन हीथ. ओके. अगर नहीं बोला जा सकता इस तरह तो हीथ कह सकते हैं. हीथ. ऐसा ऐसा आखिर में थीटा साउंड सीखेंगे, वगरना पार्ट 2 में जब आप लिंग्विस्टिक रखेंगे तो सिखाऊंगा. क्वेश्चन. एग्डन हीथ क्या थी? यस. प्लेस जहां पर पूरा नावल हैपन होता है. What is the role of nature in the novels of Hardy? हार्डी के नावल में नेचर का क्या रोल है? Illustrate from the Return of the Native. Return of the Native के हवाले से आप बताएं. BZU बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी 2000 में ये सवाल रेज हुआ. Write short note on the significance of Egdon Heath in the Return of the Native. रिटर्न ऑफ द नेटिव के हवाले से बताएं कि एग्डन हीथ की क्या अहमियत है. एग्डन हीथ इज द सिंबल ऑफ ब्लाइंड नेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहते हैं हार्डी के जितने भी नावल्स हैं उसके अंदर बैकग्राउंड में कोई ऐसा इलाका होता है जो मोस्टली हमें सेम ही नज़र आता है. छोटे छोटे पहाड़ और फिर उस पर ग्रीनरी, कहीं पर सड़े हुए घास के मैदान और फिर बादल, बारिश, बार बार इस तरह के सीन्स नज़र आते हैं. हमें लगता है ये विजन जो उसके जहन में है इस तरह की जगह का, ये उसके अपने ही नेटिव डोरसेटशायर काउंट्री का है या काउंटी का है या कंट्री साइड का है, देहात का है. ओके. तो एग्डन हीथ एक्चुअली सिंबलाइज करती है नेचर को. और थॉमस हार्डी ये फील करता है दिस नेचर इज ब्लाइंड वन. ये नेचर ब्लाइंड है. इसका नोवेल पढ़ के लगता है स्केप्टिक है. यस डेफिनेटली. थॉमस हार्डी एक स्केप्टिक पर्सन है. ही इज ए नॉन रिलीजियस पर्सन. ही शन द ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी इन हिज अर्ली एज. और अगर आप टेस्ट नावल पढ़ेंगे, टेस्ट नावल भी लिखा हुआ है थॉमस हार्डी का. टेस्ट नावल में टेस्ट जो फीमेल करैक्टर है, जो एक सिंपल वेमेन है, उसको ग्रोव चेज जंगल के अंदर ही एक शख्स जिसका नाम एलेक होता है, एलेक, वो जंगल में ले जाकर उसके साथ रेप कर देता है और उसे प्रेग्नेंट कर देता है. तो वो बैकग्राउंड में सारी नेचर दिखाई गई है. व्हाट नेचर इज नॉट डिफेंडिंग दिस लेडी एंड नेचर इज इन द बैकग्राउंड. और उसमें पनाह भी दी हुई है, दोनों करैक्टर उसमें मौजूद हैं. क्यों उसे पनिशमेंट मिली है, क्यों वो प्रेग्नेंट हुई है, उसकी सिंपलिसिटी को क्यों स्पाउल किया गया है. दिस इज आल्सो अगेन क्वेश्चन टू नेचर. नेचर से क्वेश्चन है. हम उसमें नहीं जाएंगे, हम रिटर्न ऑफ द नेटिव में रहेंगे और कहेंगे कि इस नावल में जो एग्डन हीथ है वो बाकायदा एक करैक्टर है, वो सिंबल है नेचर का, लेकिन ये नेचर ब्लाइंड है. एग्डन हीथ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हार्डीज नेटिव डिस्ट्रिक्ट डोरसेटशायर. विसेक्स भी कहते हैं, विसेक्स. विसेक्स या डोरसेटशायर डिस्ट्रिक्ट जो कि हार्डी का नेटिव, जहाँ पर हार्डी पैदा हुआ, बड़ा हुआ, उसका रिफ्लेक्शन है ये एग्डन हीथ. इट वॉज हिज प्ले ग्राउंड व्हेन हिज जीनियस वॉज जर्मिनेटिंग. ये उसका प्ले ग्राउंड था जब उसकी जहानत पैदा हो रही थी, नशोनुमा पा रही थी. हार्डी की जब जहानत नशोनुमा पा रही थी तो दिस डोरसेटशायर और विसेक्स और एग्डन हीथ ये उसकी प्ले ग्राउंड था, इस पर वो खेलता था. इट इज़ द सिंबल ऑफ नेचर. ये फितरत का, नेचर का सिंबल है. विच कैन बी इंटरप्रेटेड एज नेचुरल फिनोमिना.
अब इस सिंबल को, इस नेचर के सिंबल को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, एक नाम इसे और दे सकते हैं, नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल अमल है ये, फितरती अमल, इसको हम नाम दे सकते हैं फितरती अमल का। कंट्रोलिंग फोर्स, हम इसको कंट्रोलिंग फोर्स कह सकते हैं। पेज नंबर 74। एग्डन हीथ को हम नेचुरल फिनोमिना कह सकते हैं, एग्डन हीथ को हम कंट्रोलिंग पावर कह सकते हैं, मदर कह सकते हैं, कई कैरेक्टर्स को पनाह देती है, और स्टेप मदर, या कई कैरेक्टर्स के साथ सुतेली माँ वाला सलूक भी करती है, ये एग्डन हीथ है। आ लिविंग कैरेक्टर, ये एक जिंदा सलामत किरदार है। विदाउट एग्डन हीथ के बगैर द रिटर्न ऑफ द नेटिव वुड नॉट होल्ड टुगेदर, रिटर्न ऑफ द नेटिव ये आपस में इकट्ठा ही नहीं रह सकता, पूरा नावल स्कैटर्ड हो जाएगा। ये एग्डन हीथ का करेक्टर नुमाया होगा तो तमाम करेक्टर्स और उनके इवेंट्स वकूफ पजीर होंगे। Thus, this book has been called the book of Egdon Heath. तो कह सकते हैं ये बुक ऑफ एग्डन हीथ है, ये बुक ऑफ नेचर है, ये नेचर को नुमाया किया गया है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन ह्यूमन बीइंग। In this novel, Hardy describes forcefully the straightforwardness. Hardy ने पूरी ताकत के साथ इस नेचर की स्ट्रेट फॉरवर्ड तबीयत बताई है, ग्रैंड इसकी अजमत बताई है, एंड सैड एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, और नेचर के सैड एस्पेक्ट बताए हैं, इन विच एवरीथिंग वैनिश, जिसके अंदर हर चीज तबाह हो जाती है। इस नावल में हार्डी ताकत के साथ नेचर के बारे में बताता है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये ग्रैंड है, और इसके सैड इफेक्ट्स भी हैं, सैड एस्पेक्ट्स भी हैं, पहलू भी हैं, और ये नेचर है जो हर चीज़ तबाह कर देती है। यू कैन इमेजिन दैट वो लोग जो पैदा होते हैं इस ज़मीन पर और यहाँ पर जो खेलते हैं, फिर वो लोग कहाँ जाते हैं? ज़मीन में। ज़मीन वही नेचर, वो उनको खा जाती है। ओके, ज़मीन, और इस ज़मीन ने ग्रेविटी के साथ इंसान को अपने साथ बांध रखा है। ये ज़मीन, इस ज़मीन पर वक्त है जो इंसान के ऊपर साला साल गिरता है और उसे बूढ़ा कर देता है। ये ज़मीन, इस ज़मीन के ऊपर स्पेस है, आपको फासले तय करने पड़ते हैं जो कि आपको थका देते हैं। ओके, आपको आज़ादी नहीं देते। ये सब नेचर है। द हॉर्श हीथ अनअल्टर्ड, ये सख्त जान हीथ अनअल्टर्ड थी, ना तब्दील होने वाली थी। इन द मेमोरी ऑफ ह्यूमन रेस, इंसानी नस्ल की यादाश्त में, जहाँ तक इंसानी नस्ल यादाश्त रख सकती है तो एग्डन हीथ के बासियों की यादाश्त में है कि जब से उनके बाप दादा आते जा रहे हैं ये इलाका ऐसे का ऐसे ही है, कदीम तरीन, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो हार्डी क्योंकि पेसिमिस्टिक है, हार्डी कहता है ये एग्डन हीथ तब्दील नहीं होने वाली। हार्डी कहता है ये नेचर तब्दील नहीं होने वाली। हार्डी कहता है कि ये यूनिवर्स तब्दील नहीं होने वाली, ये सख्त बट्टे की तरह ऐसे के ऐसे रहेगी और ये हमको खा जाएगी, लेकिन ये तब्दील नहीं होगी, ये हमें रास्ता नहीं देगी। ओके, एग्डन हीथ इज सेंसिटिव, सेल्फिश एंड रिस्पॉन्सिव। एग्डन हीथ सेंसिटिव भी है, फील करती है, सेंसिटिव है, कोई भी उसको छोड़कर जाना चाहता है वो महसूस करती है, नाराज होती है, बदला लेती है। सेल्फिश है, और एग्डन हीथ सेल्फिश है, किसी को भी अपनी पोजीशन से बाहर नहीं निकलने देती, हर चीज को अपनी पोजीशन में रखती है। रिस्पॉन्सिव है, कोई इसके साथ बुरा करेगा, इसके बारे में बुरा सोचेगा, ये उसको पनिश करेगी, रिस्पॉन्स देगी। हम लोग आज तक सिर्फ यही सोचते आए हैं कि ये घर है,
ये एकेडमी है, ये गली है, ये अब्बू हैं, ये दोस्त हैं। हमारी ज़िंदगी यहीं तक महदूद है। हमने कभी ये सोचा नहीं है कि आखिर हमारी एग्जिस्टेंस है क्या, आखिर ये 60-70 साल दौर है क्या, आखिर इसके अंदर परेशानियां छोटी छोटी ये क्यों हैं, कैसे हैं, आखिर ये किसकी तरफ से हैं, आखिर हम कैसे पैदा हो गए इतनी बड़ी कायनात के अंदर, आखिर कौन कौन से दुख हमारे ऊपर लागू हैं और किस किस दुख को हमने झेलना है और आखिर बड़े दुख से मर जाना है, किसी बीमारी से, किसी हार्ट फेल से। हमने इस पर फोकस नहीं किया। दुनिया के जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े आइडियाज़ पर सोचते हैं। आइए हम भी सोचते हैं आखिर हमारी ज़िंदगी का मकसद है क्या, और वाकई कोई नेचर एग्जिस्ट करती है क्या, कोई फेट एग्जिस्ट करती है क्या, हमारा कोई देवता भी है जिसने हमें बनाया है। अगर ऐसा है, नेचर, फेट और देवता है हमारा कोई, तो फिर क्या वो जस्टिस करता है या नहीं करता? क्या वो जस्टिस करता है या नहीं करता? वो है भी सही कि नहीं है? ओवरऑल बात यह है कि हमारे दुख क्यों हैं। अगर हम प्रॉपर एक मैकेनिज्म के तहत बनाए गए हैं, हमारी हर चीज़ बैलेंस्ड है, तो फिर हमारे दुख क्यों हैं, हमारे मसाइल क्यों हैं? ये मसाइल नहीं होने चाहिए थे। कोई देवता की कोई एक मंत्र आप पढ़कर कह सकते हैं जी आपको इसलिए देवता ने दुख दिए ताकि वो देखे कि आप अच्छे आदमी हैं या बुरे हैं, आप उसे पसंद करते हैं कि नहीं करते, आप आजमाइश में जब जाते हैं तो कैसा होता है। तो ये बात एक रीज़न तो है, लेकिन ये बात इतनी रीज़नेबल नहीं है। बगैर वजह के इंसान को दुख देकर अपनी पहचान कराई जाए, इंसान को बहुत ज़्यादा खुशी देकर भी तो अपनी पहचान कराई जा सकती है। दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन कि दुख ही क्यों, खुशी देकर पहचान करा लें अपनी। आप अपने बंदे के अंदर जब बना रहे हैं सिस्टम ही ऐसा एक रख दें जिसके तहत वो आपको ही चाहता रहे, तो दीज आर लेम एक्सक्यूजेस ऑफ अस। रेशनल लोग इस बात को नहीं मानते, अक्ली लोग इस पर बहस करते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता, इसकी कोई और रीज़न है। जब आप रिलीजन का दायरा तोड़ते हैं, चर्च को छोड़ते हैं, उस वक्त आप अकेले और तन्हा होते हैं, आप डरते हैं, आप घबराते हैं कि मैं बिल्कुल लावारिस सा हो गया हूँ और सारा ज़िंदगी का दायरा टूट चुका है, नए सिरे से हर चीज़ को तलाश करनी है। जिनके सर बड़े होते हैं, जिनका नाम बर्ट्रैंड रसल होता है, इस तरह के लोग सरवाइव करते हैं और अपने बलबूते पर जीते हैं और अकली बातें करते हैं। जितना वो जान सकते हैं, जितना वो अपने अंदर से खोज सकते हैं, वो खोज कर बता देते हैं और ज़िंदगी का स्पैन पूरा करते हैं और 100 साल ज़िंदगी जी कर चले जाते हैं। हार्डी जैसे करेक्टर 90 साल ज़िंदगी, 88 ईयर्स, बड़ी ज़िंदगी है। कई पायस अच्छे पादरी 30 साल ज़िंदगी भी नहीं जीते, मर जाते हैं जल्दी। दैट इज़ अगेन क्वेश्चन, अकेले रहकर भी सर्वाइव करने वाले सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे। हार्डी पैसिमिस्टिक है, उसको नेचर, गॉड और फेट पर कोई पॉजिटिव या होपफुल कोई उम्मीद नहीं है उसे, वो नेगेटिव ही फील करता है। तो नेचर यहाँ पर एग्डन हीथ सेंसिटिव है, सेल्फिश है, रिस्पॉन्सिव है। जिस ज़मीन पर आप बैठे हैं, जिस फिज़ा में आप सांस ले रहे हैं, जिस जंगल के दरमियान में बैठे हैं, जिस समंदर के दरमियान में बैठे हैं, आप जिस फिज़ा में इस वक्त बैठे हुए हैं, ये फिज़ा सेंसिटिव है, ये फिज़ा सेल्फिश है, ये फिज़ा रिस्पॉन्सिव है। ओके, लेकिन बात हम किसकी कर रहे हैं? एग्डन हीथ की। हम अगली लाइन नहीं पढ़ रहे, हम नावल की लाइंस नहीं पढ़ रहे, हम बोले जा रहे हैं। दिस इज द हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न राइटिंग्स
जो अच्छे नावल्स होते हैं उसमें जितना राइटर बोलता है, राइटर एक नावल में बोलता है और रीडर सारी जिंदगी बोलता रहता है, ये अच्छे नावल की पहचान होती है, क्योंकि उसमें नसीहत नहीं होती, उसमें सोचने की दावत होती है। ओके, लाइंस के अंदर चीजें कम होंगी, लाइंस के अंदर जो लोच हैं और वक्फे हैं, लफ्ज़ों के दरमियान में जो तैरती हुई चीज़ें हैं, कोई आइडियाज़ हैं, वो मेरे और आपके दरमियान हैं, जो एक नर्व से दूसरे नर्व में मुंतकिल होंगे और हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? Agden is sensitive, selfish and responsive. It feels, it speaks, it rewards, it punishes. ये फील भी करती है एग्डन हीथ, ये बोलती भी है, ये रिवॉर्ड भी देती है, ये पनिश भी देती है। यूस्टाशा रिमेन्स डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ ऑन द हीथ। हीथ के ऊपर यूस्टाशा अपनी जिंदगी को डिससेटिस्फाई महसूस करती है, गैर मुतमईन जिंदगी है। शी फील्स आर डीप हर्टेड फॉर इट, वो इसके लिए डीप हर्टेड महसूस करती है। शी इज टोटली अनअवेयर अबाउट इट्स ब्यूटीज, और यूस्टाशा हीथ की ब्यूटीज से अनअवेयर है। कहीं कहीं सुरमई फूल भी तो उगे हुए हैं, लेकिन यूस्टाशा उनको लाइक नहीं करती। शी लॉन्ग्स टू लिव अ शिमरिंग लाइफ इन पेरिस, एंड वो पेरिस की जगमगाती हुई जिंदगी में जाना चाहती है, उसकी ख्वाहिश करती है। एंड मूर्स ऑफ हीथ मेक हर मिजरेबल, और हीथ के मूर्स, हीथ के टीले, वीराने, मूर्स कहते हैं वीरानों को, और एग्डन हीथ के वीराने उसे क्या करते हैं, उसे मिजरेबल, दुखी कर देते हैं। शी टेल्स वेल्डीफ, वो वेल्डीफ को बताती है, इट इज़ माई क्रॉस, माई शेम एंड विल बी माई डेथ। यही मेरा तख्ताएदार है, यही मेरी शर्म है और यही मेरी मौत होगी। सो इन रिस्पॉन्स ऑफ हर हर्टेड, बस अपनी नफरत के रिस्पॉन्स में, हीथ रफ्स द इवनिंग ऑफ हर अलोप विद स्टॉर्म, वो उसके अलोप, भागने वाली शाम को क्या कर देती है, रफ कर देती है। किस चीज़ से रफ करती है? स्टॉर्म, विंड एंड वाटर। यूस्टाशा ने एग्डन हीथ को कहा कि ये बुरी जगह है। एग्डन हीथ ने रिस्पांस दिया कि उसके जिस रात को भाग रही थी, उसने एक पुलिसमैन की तरह उस रात को रफ कर दिया। उस रात में हवा तेज चली, उसमें पानी बह रहा था चारों तरफ से, नदियां बह रही थी, तूफान था। एंड बिकम्स द कॉज ऑफ हर डेथ, और ये एग्डन हीथ थी जो उसकी मौत की वजह बन गई। 2, अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि एग्डन हीथ सेंसिटिव भी है, रिस्पॉन्सिव भी है, सेल्फिश भी है। वेल्डीफ ट्राइज टू वार्ड ऑफ हीथ पुल, वेल्डीफ कोशिश करता है कि हीथ की अट्रैक्शन को वो अपने आप से हटा दे, दूर कर दे, हीथ की अट्रैक्शन को छोड़ दे, अट्रैक्शन को दूर करता है। टू लीव द हीथ एंड अटेम्प्ट्स टू लीव द हीथ, और हीथ को छोड़ने की कोशिश करता है अलॉन्ग विद यूस्टाशा, किसके साथ? बट ही कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। बिकॉज हीथ स्टॉप्स हिम, हीथ उसे रोक देती है। एंड पनिशेस हिम टू डेथ, और उसे मौत की पनिशमेंट सुना देती है। वेल्डीफ ने हीथ को छोड़ने की कोशिश की, नफरत की उससे। वेल्डीफ को भी हीथ ने मार डाला, यूस्टाशा को भी हीथ ने मार डाला। ओवरऑल थॉमसन इज सेटिस्फाइड विद हर लाइफ इन द हीथ। ओवरऑल देखा जाए तो थॉमसन सेटिस्फाई है उस लाइफ से हीथ के अंदर। जो शी कॉल्स इट अ रेडिकुलस ओल्ड प्लेस, वो इसे एक मुज़हका खेज पुरानी जगह कहती है, रेडिकुलस ओल्ड प्लेस कहती है। येट शी कन्फेसेस दैट, लेकिन वो तस्लीम करती है कि शी कैन नॉट लिव एल्सवेयर, कि वो इस जगह के अलावा कहीं नहीं रह सकती। ही फर्स्ट रेडिक्यूल्स हर, हीथ भी जवाबन उसका मजाक उड़ाती है।
with the fret of flirty Valdiv, फ्लर्टी वेल्डीव के दुख से, गम से, उसको क्या गम लाहक हो जाता है, किसकी परेशानी लाहक होती है थॉमसन को? कि उसका जो हस्बैंड है उसके साथ लॉयल नहीं होता, वो युस्टाशिया को पसंद करता है शादी के बाद। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह के वो उसे रेडिकलस प्लेस कहती है, तो हीस भी उसके साथ रेडिक्यूल करती है, उसको पहले वेल्डीव जैसा करैक्टर देती है कि ये लो, ये तुम्हारा हस्बैंड है, एंड देन रिवॉर्ड्स हर इन द फॉर्म ऑफ रेडलमैन, फिर रेडलमैन की सूरत में उसे रिवॉर्ड करती है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? छांगा मांगा से, लाहौर आ गए। आप कहाँ से, आपके पेरेंट्स बिलोंग करते हैं? कौन सा? चीचा वतनी से। आपके पेरेंट्स कहाँ से हैं? लाहौर से। किस जगह से? समनाबाद। आपके पेरेंट्स किस जगह से हैं? हम लोग नारोवाल। आप लोग बाई पेरू के। मैं बलूचिस्तान से आ गया। हम तमाम लोग अपनी अपनी हीथ को क्यों छोड़ कर आए? हमारे पेरेंट्स क्यों छोड़ आए? ये कोई डिफरेंट स्टोरी नहीं है, दैट इज यूनिवर्सल फिनोमिना। आकर हमारी हीथ ने, हम वहां पर सूटेबल फील नहीं कर रहे थे, हम उसे छोड़कर सारी रस्सियां काट कर तोड़ कर वहां से निकल आए, एम्बिशियस हो गए। और जब आपके पेरेंट्स वहां से निकले हैं तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि हाउ मच डिफिकल्टीज दे हैव फेस्ड इन द न्यू प्लेस। नई जगह पर जब आते हैं तो क्या मुश्किल उनको आई है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल तो हिजरत है जो इंडिया और पाकिस्तान की है। तो हीस को हर शख्स छोड़ने की ख्वाहिश तो करता है, और हीस बदले में उसे नुकसान भी देती है। The Reddleman knows every nook and corner of the heath. Reddleman nook and corner, हर नुक्कड़ को, हर कॉर्नर को जानता था वो। हर किनारे को, कॉर्नर को जानता था हीथ के, बिकॉज इट इज हिज वेरी होम, क्योंकि रेडलमैन उसको अपना घर समझता था। रेडलमैन जंगल में, बारिश है, आंधी है, तूफान है, रेडलमैन जंगल में रहता है, हीथ के अंदर रहता है, उसके साथ भीगता है, उसके साथ सूखता है। जब वो नया घर बना लेते हैं, यूस्टाशिया एंड क्लेम, तो एक दिन वेल्डीव उसके घर के बाहर आके ठहर जाता है। तूफान होता है, बारिश होती है, तो वहाँ पर वो समझ रहा होता है कि इस तूफानी बारिश में उसे कोई नहीं देख रहा वेल्डीव, और हो सकता है उसे यूस्टाशिया को देखने का मौका मिल जाए। यूस्टाशिया भी चांद या बादलों को देखने के बहाने बाहर पेन से देखती है, तो देखती है तो सामने दरख्त के नीचे वेल्डीव ठहरा होता है, और फिर उसी जगह पर रेडलमैन भी मौजूद होता है। रेडलमैन के हाथ में बंदूक होती है और वो हवाई फायर करता है, तो वेल्डीव फौरन वहाँ से भाग जाता है। वो तो भगाता है ना, वो कहता है ठामिसन के लिए परेशानी होगी अगर ये यूस्टाशिया की तरफ आया तो मेरा कहने का मतलब था कि आंधी तूफान बारिशों में भी रेडलमैन हीथ के साथ रहता है, खुश रहता है। ही डज नॉट फील लॉनली इन इट, और उसके अंदर वो बिल्कुल डोमेस्टिक महसूस करता है। वो ऐसे महसूस करता है कि वो उसका घर है, वो तन्हाई बिल्कुल महसूस नहीं करता। ही एक्ट्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हीथ, और ये हीथ का रिप्रेजेंटेटिव बनकर सामने आता है, नुमाइंदा। जिस तरह के हीथ के मिजाज और मूड्स हैं, रेडलमैन के भी वैसे मिजाज और मूड हैं, सिंप्लिसिटी है। ही इज द स्पिरिट ऑफ हीथ, ये हीथ की रूह है। रेडलमैन तो हीथ की रूह है। हीथ इज ऑल्सो काइंड टू हिम, हीथ भी उसके ऊपर मेहरबान है। एंड रिवॉर्ड्स हिम हिज बिलवेड थॉमसन, और उसे रिवॉर्ड में मिलती है थॉमसन। अगर रेडलमैन वहद करैक्टर है जिसको नवाजा है हीथ ने, अगर रेडलमैन सबसे अच्छा करैक्टर है हीथ के साथ, और हीथ उसके साथ इंतहाई मेहरबान है, और वहद करैक्टर है जिसको रिवॉर्ड मिला है, जिसको कोई हार नहीं मिला, आर यू एग्री फॉर दिस? तो फिर रेडलमैन को सेकंड हैंड लेडी क्यों मिली? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन। उसका क्या कसूर था?
उसने अपना फर्स्ट लव क्यों नहीं पाया? अगर इसका जवाब नहीं है तो इसके ऊपर एक सवाल जरूर बनता है, क्या पहले पहल किसी लड़की का मर्द से मिलना ही ब्लेसिंग होती है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन, व्हाट इज नेचर? ह्यूमन बीइंग नेचुरल है, तो इसके नेचुरल क्या एस्पेक्ट्स हैं? ये बात आप सोच सकते हैं फर्दर, जितनी डिटेल में सोचना चाहें। आई हैव ओनली क्वेश्चंस बिकॉज दिस नॉवल इज नॉट अ आंसर नॉवल, दिस इज अ क्वेश्चन नॉवल। नावल की भी किस्में हैं, कुछ सवालात देते हैं, कुछ जवाबात देते हैं। जवाबात तो आज तक आपने बहुत सुने हैं, क्योंकि हमारा जो अपनी ट्यून है पाकिस्तानी ट्यून, इसमें बस हर बंदे को जवाब आते हैं। इंतहाई कम अक्ल शख्स जो होगा वो भी आपको जवाब जरूर देगा आगे से। However, Agden Heath is friendly to claim Eubryte. Agden Heath claim Eubryte के साथ फ्रेंडली है। Heath treats him as a child. Heath उसे बच्चे की तरह ट्रीट करती है। Even in his adversity, यहाँ तक कि जब वो अपनी इंतहाई बदहाली में होता है, ब्लाइंड हो जाता है, Heath absorbs him into its furs. तो Heath उसे अडॉप्ट कर लेती है, अपने पास रख लेती है कि ये लकड़ियां चुनता रहे। जब वो ब्लाइंड होता है, कोई उसे जगह नहीं देता, तो Heath अपने अंदर समा लेती है उसे, so that he becomes an indistinguishable, ताकि part of Heath, ताकि वो Heath जैसा हिस्सा लगे, Heath का, हाँ, वो एक दोस्त हिस्सा लगे, डिफरेंट ना लगे, इनडिस्टिंग्विशेबल, जिसको पहचाना ना जा सके, वो Heath का ही हिस्सा लगे। Claim also shares some of the Heath qualities, और Claim शेयर करता है Heath की क्वालिटीज भी। जो क्वालिटीज Heath के अंदर हैं, वही क्वालिटीज Claim के अंदर है। स्पेशली है स्ट्रेंजनेस, खास तौर पर जब कभी ये दूसरे कैरेक्टर से स्ट्रेंज नजर आता है, अजनबी नजर आता है, तो Agden Heath नेचर भी अजनबियत रखती है। एंड ब्लाइंडनेस, जिस तरह के Claim ब्लाइंड है, नेचर भी ब्लाइंड है, ये एट द सेम टाइम रिप्रेजेंटेटिव भी है। अब सायरा का क्वेश्चन था कि जब Claim ने कुछ भी हार्मफुल नहीं किया, तो नेचर ने उसे पनिश क्यों किया? इसका आंसर है, Claim जब आया था, उसने Agden Heath को बदलने की कोशिश की थी न्यू एजुकेशनल कंसेप्ट के साथ। स्कूल बनाने के लिए उसने Heath को काटा था, उसके दरख्तों को काटा था, सफाई की थी। तो Heath को जैसे उसने नुकसान दिया, दरख्तों को काटा, Heath ने उसे ब्लाइंड किया। या जिस तरह Heath के लोग जैसे कदीम Heath थी, वैसे ही कदीम ट्रेडिशंस और कंसेप्ट के साथ लोग थे। जब वो एक प्राइवेट स्कूल खोलने जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ रहा था, ब्रांडेड बुक्स पढ़ रहा था जब, तो उस वक्त वो Heath को चेंज करने जा रहा था। तो इन रिस्पॉन्स Heath ने भी उसे पनिश किया है। क्लियर? देन एक क्वेश्चन रेज होता है, अगर Heath ने उसे दरख्त काटे थे और दरख्त काटने पर Agden Heath ने उसे पनिश किया, उसे ब्लाइंड किया, तो जब वो ब्लाइंड हो गया तो नेचर ने उसे अपने अंदर अडॉप्ट किया। अडॉप्ट जब किया तो उस वक्त Claim एक फर्ज कटर है, लकड़ियां काटने वाला है, तो दोबारा ब्लाइंड होकर वो लकड़ियां ही तो काट रहा है। तो लकड़ियां काटने पर उसे पनिशमेंट मिली, फिर ब्लाइंड हुआ, फिर भी तो Agden Heath के अंदर गाय बगाए लकड़ियां चुनता और काटता ही है। ओके, ये क्वेश्चन हमारा सवाल निशान रह जाएगा। जिंदगी पड़ी है, सॉल्व करते रहिएगा, सवालों की कंकरियां लेते जाएं, सारी जिंदगी एक एक हल करते रहिए।
हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। रैडल मैन भी तो हीथ के अंदर उसकी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को शिकार करता था, तो उसको पनिशमेंट इसीलिए शायद मिली है। शादी में उसकी डिले हो गई, ठीक है, और उसे मिली भी सेकेंड हैंड जवानी है, ठीक है। थॉमसन, नेचर इज हैप्चुअली रॉन्ग, नेचर आदतन रॉन्ग है, बुरी है। इट डज डैमेज टू हार्मलेस मिसेस यूब्राइट, इसीलिए नेचर फितरती तौर पर बुरी है, अपनी आदत में बुरी है, इसीलिए तो मिसेस यूब्राइट को नुकसान देती है। बाय किलिंग हर विद द विनमस क्रीचर फ्रॉम इट्स बोजम, वो अपने सीने से एक जहरीला जानवर निकालती है जिससे यूब्राइट मर जाती है। वो यूब्राइट को मारती है कौन? एग्डन हीथ। किस से मारती है? अपने सीने से एक सांप निकालकर, जहरीला, विनोमस। अब दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन नाउ, कि उसको क्यों पनिश किया गया? हाँ, तो इससे युस्टाशिया भी सिंबल ऑफ प्योर नेचर है, रॉ नेचर है वो, तो उसके अंदर दरमियान में हिंड्रेंस है मे बी से, लेकिन मैं नहीं समझता ऐसा कुछ है। यूब्राइट बहुत पॉजिटिव करैक्टर है, सिंपल करैक्टर है, तो यहाँ पर टोटल ब्लेम नेचर को जाता है कि नेचर ने उसे और बुरी तरह से उसे मारा है। जी, आप कुछ कह रही थी? सर जैसे कोड भी है कि एज फ्लाइज टू मेंटल वॉइस एंड पीपल बोलते हैं मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी के अंदर आप देखते हैं कि वो आदमी जो कैंसर से मर रहा होता है, नौजवान लड़का, तो अपनी जॉब वगैरह छोड़कर कैंसर हॉस्पिटल में आता है। वो आपने देखी है वो मूवी? तो उसका क्लेम क्या होता है? उसने यही क्लेम करता है, वो कहता है मैंने कभी शराब नहीं पी, मैं कभी क्लब में नहीं गया, मैंने किसी लड़की से चक्कर नहीं चलाया, मैंने एक सिंपल जिंदगी गुजारी है, तो देन मुझे कैंसर क्यों हुआ है? दैट वाज द क्वेश्चन, दैट वाज द वैलिड क्वेश्चन, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। उसके बाद एक सॉन्ग है, वो एक वल्गर सी लड़की होती है, वो सॉन्ग एक गाती है, उस सॉन्ग में जबरदस्त किस्म का मैसेज है। उसमें मैसेज यही है कि जिंदगी के 2-4 दिन हैं, तो इसको आप भरपूर तरीके से जी लो, ठीक है। तो इसकी गम की तुम गम ना करो, गम का प्यारे गम ना करो कहती है। तो कहती है बस ये ज़िंदगी ऐसी ही है, नेचर भी ऐसी ही है, तो आपने ऐसे ज़िंदगी गुजारनी होती है। एट दिस पॉइंट हार्डीज पॉइंट गेट्स मोस्ट क्लियर, इस जगह पर हार्डी का पॉइंट वेरी क्लियर हो जाता है। नॉन रैशनैलिटी सीम्स टू बी द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स, इस कायनात को गाइड करने वाली जो चीज है, लगता है उसके अंदर अकलियत नहीं है, अकल नहीं है उसके अंदर। अगर यूनानी ये कहता है कि ज़्यूस देवता इस पूरी कायनात को चलाता है, अगर एक शख्स कहता है नेचुरलिस्ट इस पूरी कायनात को चलाने वाली जो चीज है वो नेचर है इटसेल्फ, वो नेचर है, वो फेट है, या वो देवता है। हार्डी कहता है उस सेंट्रल फोर्स के अंदर नॉन रैशनैलिटी है, अकलियत नहीं है। अगर उसके अंदर अक्ल होती तो वो तफरीक करता। जब डाकू छत के ऊपर से जंप लगाता है, नीचे पुलिस की गोली चलती है और वो उससे बच जाता है, तो फिर ये नॉन रैशनैलिटी ऑफ दिस नेचर है। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? फिर नॉन रैशनैलिटी है। और जब अच्छा आदमी एक कोशिश कर रहा होता है रोड क्रॉस करते हुए कि वो बच जाए एक्सीडेंट से, और उसका एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है। एक स्कूल जाती हुई छोटी बच्ची एक शरारती लड़के की अपनी मनमानी वाली गलती की वजह से स्मैश हो जाती है स्क्रीन पर और वो डेड हो जाती है, मर जाती है। जब वो लड़की मर जाती है, मेल्सी की बात कर रहा हूं, लड़की आके लगती है स्क्रीन पर, लड़का जब अपनी गाड़ी को घुमा रहा होता है तो लड़की मरती है,
सातवीं 8वीं क्लास की लड़की, मासूम लड़की, तो वो फौरन मर जाती है, वो बच नहीं पाती। नॉन रैशनैलिटी ऑफ नेचर और फेट और कोई देवता। और वो शख्स जब जेल में जाता है तो ठीक 3 साल के बाद वो वहां जेल से बाहर आ जाता है। नॉन रैशनैलिटी ऑफ नेचर, फेट और देवता, वो बाहर कैसे आ गया? These are the questions. इतनी बड़ी दाढ़ी के साथ मेरे पास मिस्टर अरशद पढ़ने के लिए आ गया, लंबा सा उसका कद था, मस्जिद का इमाम था, फिर गुम हो गया। फिर वो वापस आया तो उसकी दाढ़ी नहीं थी, मैंने पहचाना ही नहीं उसे। तो मैंने कहा कहाँ गए थे तुम? सारी बातचीत हुई। उसने कहा मेरा बेटा मशीन के साथ ठहरा हुआ था, ये घास काटने मशीन के साथ, तो उसका हाथ भी उसके अंदर आ गया, साथ से करंट भी लग गया और वो उसी वक्त मर गया। तो मैं ये सवाल करता हूं कि वेयर इज गॉड? वो मेरा बच्चा क्यों मरा है? मुझे जवाब चाहिए। मस्जिद का इमाम था, गॉड के इतने करीब हो गए। ठेस, अगर आप नावल पढ़ते हैं, ठेस के अंदर, ठेस को जब बच्चा हो जाता है और बच्चे को जन्म देती है, बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो पादरी उसे कहता है कि तुम गुनाहगार लड़की हो, मैं तुम्हारे बच्चे का क्रिश्चियन नेम नहीं रख सकता। तो पूछती है कि ये बच्चे क्यों नहीं रख सकते? वो कहते हैं ये एक नाजायज और गुनाहगार और गलत बच्चा है और तुम भी गुनाहगार हो, तुम चर्च में नहीं आ सकती। देन वो कहती है कि आई डू नॉट एक्सेप्ट योर गॉड, आई हेट योर गॉड, आई हेट योर चर्च। वो कहती है, टेस हार्डी का ही कैरेक्टर बता रहा हूं। तो कहती है कि मुझे बताओ पादरी, अगर जो बच्चा मेरे पास है तुम मुझे सिनर कंसीडर किए बगैर बताओ, क्या मुझे सिनर करो? मुझे समझो, तुम अपने आप को आप समझो और बताओ कि ये जो बच्चा है, अगर मैं सिनर नहीं एक आम औरत हूं तो ये क्या बच्चा सेम नहीं है जैसे दूसरों का बच्चा होता है? वो कहते हैं यस द सेम वन। कहती है फिर तो लेकिन मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता, बच्चे को क्रिश्चियन नहीं कर सकता, और ये मर गया है तो मैं इसका कफन दफन नहीं कर सकता। तो वो कहती है आई हेट योर चर्च, आई हेट योर गॉड। सेम इज द केस बहुत से जो लोग किसी दरगाह पर नमाज में सजदे में हैं, बम ब्लास्ट करने वाला ब्लास्ट कर देता है, वो भी मर गए, वो भी मर गए, पीछे रोने वाले रह गए। तो क्वेश्चन इज अगेन ओवर देयर, स्टैंड हो जाता है कैसे? उन्होंने कहा ये हमारे बुजुर्ग हैं, जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो इस बुजुर्ग ने ऊपर से बम कैच किए हैं। ठीक है, दाता साहब की बात करते हैं कि ऊपर से एक शख्स था जो सब्ज कपड़ों में था, वो बम कैच करता था इंडियन, तो हम जंग जीत गए थे 65 की जंग में। और फिर 71 की जंग में उस बाबा जी ने बम नहीं पकड़े, शायद हम हार गए थे। वो तो दूर की बात, 5 साल पहले उन्हीं के मजार के अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है और इतने लोग मर जाते हैं। हाँ हुआ है। तो अगेन दैट इज अ क्वेश्चन, दैट इज नॉट द काउंटर आंसर। आंसर नहीं है, ये भी क्वेश्चन है। ओके जब नेचर चाहती है अच्छा हो तो अच्छा होता है, नेचर नहीं चाहती तो अच्छा नहीं होता। एट द सेम टाइम, एट द सेम प्लेस पर नेचर अच्छा और बुरा दोनों भी कर देती है। 250 लोग मर गए, उनमें से बच भी तो गए ना, 10 बच गए और वो उनके सारे जेवरात पैसे भी ले गए। उनके लिए तो नेचर ने अच्छा किया है, मौका मिल गया, वो अमीर हो गए। नॉन रैशनैलिटी इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ दिस यूनिवर्स, दैट इज द परफेक्ट थिंग। कि नॉन रैशनैलिटी है, रैशनैलिटी बिल्कुल है ही नहीं, अकलियत है ही नहीं। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। क्रिश्चियन कैंटल, ग्रैंडर कैंटल, थेमोथे एंड अदर विलेजर्स आर पार्ट ऑफ द नेचर। ये बाकी विलेजर छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, ये नेचर का हिस्सा है, नेचर के साथ रहते हैं, इसलिए इनको
कुछ हार्म भी नहीं पहुंचता। अब हम देखते हैं एग्डन हीथ एंड इवेंट्स। एग्डन हीथ पर कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैपन हुए हैं? एग्डन हीथ हैज स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑन द कोर्स ऑफ इवेंट्स इन द नॉवल। नॉवल के अंदर एग्डन हीथ का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। मैनी क्रूशल एंड की इवेंट्स अकर इन द हीथ। बहुत सारे क्रूशल और बुनियादी इवेंट्स वकूफ़ पजीर होते हैं हीथ में। 1. यूस्टाशिया एंड वेल्डीव मीट एट बोनफायर। ये हीथ ही थी जिसके सीने पर चढ़कर बोनफायर में इनकी मुलाकात हुई थी। बोनफायर में इनकी मुलाकात हुई थी, उनके नए प्लान बने थे, यहाँ से भाग जाने के प्लान बने थे, क्लेम को छोड़ देने का प्लान बना था। द गेम ऑफ डाइस बिटवीन वेल्डीफ एंड क्रिश्चियन कैंटल। क्रिश्चियन कैंटल और वेल्डीफ के दरमियान में गेम जुआ खेल हुआ। एंड लेटर बिटवीन वेल्डीफ एंड रेडलमैन। फिर दोबारा जुआ खेला वेल्डीफ और रेडलमैन ने। आल्सो टेक्स प्लेस इन द हीथ। ये भी हीथ के अंदर हुआ है। दिस गेम हैज़ मच इम्पॉर्टेंस। इस गेम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। बिकॉज इट लीड्स टू अ क्लैश बिटवीन यूस्टाशिया एंड मिसेस यूब्राइट। क्योंकि यही गेम लीड करती है आगे क्लैश को, यूस्टाशिया और मिसेस यूब्राइट की क्लैश को। क्यों? जब वो गेम जीत जाता है वेल्डीफ तो पैसा सारा थॉमसन को देता है। तो पैसा जब क्लेम को नहीं मिलता तो वहाँ पर यूस्टाशिया नाराज़ होती है यूब्राइट से कि उसने पैसा थॉमसन को दिया है, मेरे हस्बैंड को क्यों नहीं दिया। तो ये क्लैश उनका बढ़ता है, इसलिए वो डोर खोलने में देर करती है मे बी। तो आगे फॉरवर्ड क्लैश बढ़ते जाते हैं। मिसेस यूब्राइट ऑन हर होमवर्ड जर्नी थ्रू द हीथ। अच्छा, मिसेस यूब्राइट डाइज ऑन हर होमवर्ड जर्नी। मिसेस यूब्राइट मर जाती है घर जाते हुए जब वो हीथ जा रही होती है, हीथ पर ही। लास्टली द विंडस्टॉर्म एंड रेन इन द हीथ बिकम्स द कॉज ऑफ यूस्टाशिया's डेथ। और आखिरकार यूस्टाशिया की डेथ का कारण बनती है हीथ में आने वाला वो तूफान और बारिश। एज वॉवर्थ स्ट्रेस्ड बैक टू नेचर। जैसे विलियम वॉवर्थ ने कहा था, वर्ड्सवर्थ ने, उसने कहा था आ जाओ फितरत की तरफ वापस, मत जाओ इंडस्ट्री की तरफ, मत जाओ डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, वहाँ जाओ नेचर के साथ रहते हैं, नेचर को प्यार करो, नेचर के साथ रहो। हैं जैसे उससे पुकारा था कि आओ नेचर के पास आ जाओ। हार्डी क्राइज, हार्डी चीख कर कहता है सबमिट टू नेचर। वो कहता है फितरत के आगे सरेंडर कर दो। फितरत डाडी है, जोरदार है, वेनिशिंग है, तबाह कर देने वाली है। बचेगा वही जो फितरत से मुकाबला नहीं करेगा, बचेगा वही जो कोई एम और एम्बिशन नहीं बनाएगा। ही इज पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक है ना, कहते नेचर का सरेंडर कर दो, कोई एम कोई प्रोग्रेस किसी चीज की जरूरत नहीं है, जैसे नेचर करती है जैसे चाहती है वैसे ही करते चलो। आप क्या कहते हैं कि नेचर के साथ रहना चाहिए? वो तो अभी से मच्छर मार रही है बेचारी, नेचर को मार रही है। अब देखो मैं क्लेम किया कि ये जो मॉस्किटो है ये नेचुरल ऑब्जेक्ट है, उसको मार रही है, उसका एक काउंटर रिस्पॉन्स है, वो कहती है ये मुझे डसता है। अब हार्डी कहता है डसती है तो डस जाए लेकिन साथ रहिए। प्रोग्रेसिव पर्सन कहता है कि नहीं ये डसता है तो इसको मारना है, इसको मैट लगाना है, ठीक है। तो देयर इज अगेन क्लैश बिटवीन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर ये क्लैश है। लेकिन जिस तरह वो एग्जाम में सजाएं दे रही है, नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं ना होता कि अगर कोई क्यों नहीं होता, सैलाब आता है तो वो क्या होता है, जलजले आते हैं तो वो क्या होता है, वो इंसान के अपने माने। इस तरह फिर तुम कह रही हो कि तुम्हारा हो देखो और ये देखो कि नहीं अब मुझे पिंपल्स निकल रहे हैं तो मैं चाह रही हूँ कि मुझे निकले, ये नेचुरल हो सकता है। और दूसरी बात ये कि आप नेचर को स्पॉइल करते हैं, गाड़ी बनाते हैं, फासला जल्दी तय करते हैं। नेचर आपको उसके बदले में क्या करती है? धुआं देती है, आपको बीमारियां देती है। आप ये नहीं कह सकते इस सरजमीन पर आपको वो नेचर कुछ नहीं कह रही।
नेचर ने आपका सारा एटमॉस्फेयर डस्टी और स्मोक किया हुआ है, तो ये भी नेचर कर रही है ना। जब आप उसको इंजर करते हैं वो भी आपको इंजर कर रही है। एक शख्स जो कश्मीर की वादियों में रहता है उसकी लाइफ ज़्यादा साफ सुथरी और बड़ी लंबी है एज कम्पेयर टू अस यहाँ पर रहने वाले की। जी, इन ऑर्डर टू गेन हैप्पीनेस गेन करने के लिए, खुशियां गेन करने के लिए हमें नेचर के आगे सबमिट कर देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। सो इन हार्डीज नावल्स मोस्टली दोज करेक्टर्स रिमेन अनहर्ट। बस हार्डी के नावल्स में वो करेक्टर्स अनहर्ट रहे हैं, उनको इंजरी तकलीफ नहीं मिली फ्रॉम नेचर से, सिंस दे हैव नो ड्रीम्स, क्योंकि उनके शुरू से कोई ड्रीम्स ही नहीं है। गोल्स, उनके कोई गोल्स नहीं, एंड टारगेट्स, उनके कोई टारगेट नहीं है। अब वहाँ पर एक शख्स है, वो लकड़ियाँ काट कर बेचता रहता है। जब उस शख्स को देखते हैं, उसके बाल बिखरे हुए हैं, सर पर एक छोटी टोपी रखी हुई है, हर वक्त कंधे पर उसे लकड़ियाँ उठाई होती हैं, उसका कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, नेचर उसे कुछ नहीं कहती। वो मोटी खाल वाला रस्टिक पर्सन है, चलता जाता है। लेकिन सवाल फिर भी आता है कि अल्टीमेटली देती तो डेथ ही है ना, नेचर है तो हार्मफुल, नुकसान तो फिर भी करेगी। आप भी कुछ कहिए। सर मैं तो पूरा तरह खो गया हूं नेचर। अच्छा, तभी किसी की जरूरत मेरे ख्याल में सर ये आइडिया जो क्रिश्चियन किस्म के हैं भाईजान। क्रिश्चियन उल्टा रो रहे हैं, वो कहते हैं ये इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया इन आइडियाज ने। क्रिश्चियन तो उल्टे रो रहे हैं, ये तो क्रिश्चियंस के खिलाफ है, ये क्रिश्चियंस के खिलाफ है। वो तो मैं पहले बता चुका हूं कि उसने क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स को, रिलीजन को शन कर दिया, छोड़ दिया उसने, उसका इनकारी है वो, उसके खिलाफ तो लिख रहा है जी। बोलो। अच्छा मैंने कहा पहले आपको जरा हंसा लें, पोप आपने पढ़ लिया, फिर आपने तरह के आइडियाज आ रहे हैं नेचर से रिलेटेड। हाँ शेयर करें, आप शेयर करें अगर आइडियाज आ रहे हैं आपको। पर नेचर जो है वो पनिश करती है, मतलब जो बंदे को हार्म करता है। तो सर वाइल्डली जो एनिमल है, शेर भी तो नेचर को जो है वो हार्म करता है, इसको सजा की सूरत में मिलती है। लॉयन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, दूसरे हिरन वगैरह ये चीज़ें खाता है, अटैक करता है। मे बी दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेचर। जिस तरह के वो मौत देता है तो नेचर भी ऐसे मौत देती है। मे बी द लायन इज द पार्ट ऑफ नेचर, उसको नेचर को हिस्सा कहें, इंसान। अब इसमें दोनों नेचर का पार्ट होकर दूसरे को हार्म भी पहुंचा सकता है, और किसी आदमी का विक्टिम होकर वो नेचर का विक्टिम भी हो सकता है। एट द सेम टाइम दोनों रुख हैं उसके। शेर के ऊपर बिजली गिर जाए तो हम कहेंगे ये नेचर का विक्टिम है। शेर किसी के ऊपर हमला करे, हम कहेंगे नेचर ने हमला करवाया है। एट द सेम टाइम नेचर दो मूड्स रखती है। एट द सेम टाइम नेचर इज अ ब्यूटीफुल सॉफ्ट लैम्ब, खूबसूरत चमकता हुआ एक भेड़ का मेमना है, मासूम है, ब्लीड करता है? एट द सेम टाइम टाइगर है, बर्निंग ब्राइट है, इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट है, इंतहाई तेज खूनखोर बड़े सर वाला, और सर में ऐसे लगता है जैसे उसकी आग भरी है। और वो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट है, वो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट है। नेचर दोनों मिजाज रखती है, खूनख्वार भी है, मासूम भी है, विक्टिम भी खुद है, शिकारी भी खुद है, नेचर। ओके, आपके सवाल से ये जवाब नहीं, ये फिर काउंटर डिस्कशन है। मे बी दैट इज बिकॉज बड़ा सब्जेक्ट है, वी कांट गिव द डिसीजन।
हर बात से जुड़ी हुई एक बात है जो आपकी ज़हनी ताकत को बढ़ाती है, आप अक़लियत आपकी बढ़ती है, आप अक़ली लिहाज से सोचना शुरू करते हैं। यस, इसका जो टाइटल है वो है क्या? बासी का घर, तो अंदर की इसकी स्टोरी क्या है? टाइटल से जुड़ी हुई रिटर्न ऑफ द नेटिव, बासी का वापस आना। असल में इसमें नेटिव का लफ्ज़ अहम है कि नेटिव से मुतल्लिका रिलेशंस, ताल्लुक़, नेटिव जो मकामी जगह है उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या ताकत है, उसका क्या कंट्रोल है, उसके साथ एक करैक्टर का क्या रिलेशन है, उसके साथ उस जगह ने, नेटिव प्लेस ने कैसा ट्रीटमेंट किया, अच्छा किया, बुरा किया। सर आपने कहा कि हम लोग ये नहीं कि अपने बैकग्राउंड को छोड़ के यहाँ पे आ गए, वहाँ पे हमें जो हम लोगों की डिजायर थी फैसिलिटीज नहीं थी, इसलिए हमने उस चीज़ को छोड़ दिया दूसरे राह। तो अगर हम उसको छोड़े, वो चीज़ हमें फैसिलिटेट नहीं कर रही है, तो फिर वो हमें हार्म क्यों दे रही है, नुकसान क्यों दे रही है वो चीज़? शहर का नाम है नारोवाल, ओके, वो फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा, तो वो हमें हार्म नहीं दे रहा। आपका कहने का मतलब क्यों दे रहा है? अगर हम यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो क्यों देता है? कि यहाँ पे आके हम लोग सरवाइव करने के लिए हमें पहले तो डिफिकल्टीज आई नहीं ना, तो जब वहाँ पर थे तो वहाँ पर भी तो डिफ़िकल्टीज थी ना। जी, पर इधर आए, इधर ज्यादा है, उधर कम। उधर वो ज़्यादा नेचुरल थी जगह, इधर ज़रा ये ज़्यादा नेचुरल नहीं है। दैट इज द डिफरेंस। क्लियर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उधर आप फिर भी फैसिलिटीज़ कम है लेकिन नेचुरल ज़्यादा है, तो हार्म्स भी कम है। इस शहर में आए हैं तो यहाँ पर नेचर को डिफीट कर रखा है लोगों ने, आपको आर्टिफिशियल वर्ल्ड के अंदर दाखिल होना पड़ता है। मे बी कुछ लोग कुछ भी तो है ना एक्चुअली ये तो इसी तरह है कि लोगों को वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, द क्वेश्चन इज दैट वो जा रही है और उसको छोड़ के, तो वो उसको हार्मलेस ज्यादा कर रही है, बल्कि वो जाने नहीं दे रही है उसे, उसने उसको डेथ दे दी है। ये वही होता है, ऐसा यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम भी तो हमारे बड़े भी तो छोड़ छोड़ के जगह आए हैं, वो तो नहीं आके मरे या रास्ते में मरे, वो भी तो आ गए ना। और यहाँ हम आके ज़्यादा पहले से ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज हैं। अच्छा, यहाँ हम जिस शहर को छोड़ कर आए हैं, यहाँ पर आए हैं, हम यहाँ पर ज़्यादा हैप्पी हैं, ये बात भी अच्छी है। शायद फिर ये बात ठीक है कि नेचर को डिफीट करके इंसान खुश होता है, तो प्रोग्रेसिव लोग भी तो यही कह रहे हैं कि नेचर को डिफीट करो, खुश रहो। मलेरिया आया है, उसका जरासीम तलाश करो, उसको मारो, खुश रहो, ठीक रहो। प्रोग्रेसिव लोग तो यही कह रहे हैं। नेचुरल लोग फिर ये कहते हैं कि नेचर ने, तुमने इतना बड़ा शहर बसा देना है, अर्थ को एक आना है, उसे तबाह कर देना है, तुम्हारी ज़िंदगी थोड़ी हो जानी है, तो नेचर इस तरह से अटैक करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने रेज किया है वो कहता है हु इज़ द क्रिएटर ऑफ नेचर, दैट्स द क्वेश्चन। सर अगर नेचर पनिश करता है, तो मैं तो कुछ इलाके से आया हूँ सर, वो टोटल नेचुरली है, पहाड़ियाँ हैं, चीज़ें। हम उधर से रैपिड का प्रे भी करते थे, हम उधर से इधर में ज़्यादा हैप्पी होंगे। तो सर अगर नेचर ने पनिश कर दी थी तो मुझे तो पनिश किया उसने। नेचर इज ब्लाइंड, किसी को छोड़ देती है। उसको पूछे जो वहाँ पर रहता है और उसका बच्चा या वो खुद पहाड़ से नीचे गिर गया, उसकी दोनों टांगें टूट गई, वो कहेगा नेचर ने मुझे पनिश किया है। गलती तो उसकी भी हो सकती है ना। मैं मरी मेन बाज़ार में माल रोड के साथ ना पीछे एक रोड से आ रहा हूँ, उसका नाम था, अच्छा, मैं उस रोड से आ रहा हूँ तो पहला दिन है, मैं भी इंटरव्यू हुआ हूँ, तो मैंने वहाँ पर देखा है कि एक घर नीचे था, बड़ा सारा घर था और वो टूटा पड़ा था। मैं उस घर को देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये घर टूटा पड़ा है, देखो यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि अच्छा कोई फॉरेन में सेटल्ड हो गया होगा या होगा ही फॉरेन में सेटल, यहाँ पर उसने शौक से बनवाया होगा, फिर उसके बच्चों ने छोड़ दिया होगा, उन्होंने कहा कहाँ जाना है पाकिस्तान के अंदर। मेरे जहन में इस तरह का सवाल आ गया। सुबह मैं उठा और पहले मैं फिर उसी रोड की तरफ निकला और मैं वहीं जा रहा था, पीसी होटल जा रहा था मैं।
तो मैं वहाँ से जब निकला हूँ तो जब घर के सामने आया हूँ तो मैं बुलंदी पर था, घर बहुत नीचे था, तकरीबन 100 फुट नीचे घर था। तो मैं वहाँ पर आकर बॉर्डर के ऊपर हाथ रख के छोटी दीवार पर देखने लग गया उस घर को, और मैं तकने लग गया उस घर को कि ये कैसे बना हुआ है। उसका ऐसे शतीर है, ऐसे विंडोज़ हैं, ऐसी उसकी एग्जॉस्ट की जगह है, हवा कहाँ से आती है, कहाँ से निकलती होगी, इस जगह पर घर बना है, अब यहाँ पर नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ें सोचता गया, और फिर मैंने कहा मैं नीचे उतर के इसे देखता हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा सीढ़ियाँ कहाँ हैं, रास्ता कहाँ है, मैं इस रास्ते से जाऊँ, इस रास्ते से। मैंने कहा मैं अंदर जाके देखता हूँ ये बना हुआ है कैसे, असल में ना बड़ा मज़ा आएगा, मुझे याद रह जाएगा। फिर मैं सोचने लगा कि इसके अंदर कोई हो सकता है खुदा की ऐसी मखलूक हो जिसकी वजह से घर छोड़ना पड़ गया उनको। मैं सीढ़ियों के ऊपर गया, मैं 3-4 सीढ़ियाँ नीचे उतरा। मैंने कहा सीढ़ियाँ बहुत लंबी हैं तो मैं नीचे जाऊँगा, मैंने बहुत दूर जाना है, तो मैं फिर पैदल भी चलना है, मैं थक जाऊँगा इस तरह, तो चलो चलते हैं। मैं फिर ऊपर आ गया और मैं चला गया। ठीक है, मैं वहाँ से पीसी से वादी नीलम चला गया और KPK भी घूम आया, और एट द सेम टाइम मैं कश्मीर भी घूम आया एक ही दिन में। और मैं वापस जब आया तो मैं पैदल था और थका हुआ था। जब वो घर आने लगा तो मेरे जहन में ख्याल आया कि वो गिरा हुआ घर, तो मेरे जहन मेरे अंदर रिपीट करने लग गया कि टट्टा होया कर, उनकी लैंग्वेज में जो वो बोलते हैं उस इलाके के, कि वो कर बोलते हैं, टट्टा होया कर बोलते हैं। हाँ, टट्टा होया कर। मेरे दिन में ऐसे रिदम चल गए, टट्टा होया कर। मैं थका हुआ भी था, मैं ऐसे रिपीट करें टट्टा होया कर। जब मैं उस घर के बिल्कुल साथ आया और सीढ़ियों के करीब आया तो साथ ही गाड़ी थी, गाड़ी ने पता नहीं क्या किया, उसने ऐसे किया और सीधा मेरी टांग में लगी गाड़ी, और मैं गिरा और सीधा जाके मैं उस सीढ़ियों के ऊपर जा गिरा। मैं नीचे तो नहीं गिरा पड़ा, लेकिन सीढ़ियों के ऊपर मैं जाके गिर गया। और उस वक्त जब मैं गिरा हूँ तो मेरे हाथ बिल्कुल उल्टे थे। जब मैं गिरा हूँ ऐसे में जाके गिरा हूँ उल्टे हाथों के साथ, हालांकि इंसान सीधे हाथों से गिरता है। तो मैं हैरान हुआ कि ये क्या पजलमेंट है अजीब सी, कि गाड़ी अपने रास्ते पर जा रही है, मैं अपने रास्ते पर जा रहा हूँ, गाड़ी एकदम बाहर निकल आती है, मुझे पता नहीं चलता और मैं गिर जाता हूँ। और गिरने के बाद फ़ौरन फिर उठ भी गया और चलने भी लग गया और भागने भी लग गया, वहाँ से आगे चला गया। अभी तक मेरा घुटना ठीक नहीं हुआ। ठीक है, वट वॉज दैट? दैट वॉज नेचर, दैट वॉज फेट, समथिंग एल्स? वट वॉज दैट? मैंने जिस चीज की तहकीर की है, टटा या कर, उसका रिस्पांस मुझे ये मिला है कि मुझे चोट लगी है। मैं ये फील किया उस वक्त से ना कि मुझे अभी तक यही लगता है कि मुझे ये चोट मामूली नहीं लगी। बंदा गिर जाता है, चोट लग जाती है, लेकिन मेरे अभी तक घुटने में सही वो नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं हो रही। मुझे लगता है कि जैसे मुझे शदीद चोट लग गई हो। ओके, तो ये रिस्पांस है, ये नेचर के थे, नेचुरल ऑब्जेक्ट के थे, क्या थे? दैट्स द वन क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन इनका ये है, हु इज द क्रिएटर ऑफ नेचर? जी, एनीवन? ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? आंखें तो बंद नहीं कर सकते ना। बिल्ली नजर आई है तो बिल्ली को देखें। जी, कुछ तो कहें। सर, इंसान जैसे उसके ऊपर अपनी वो डिफिकल्टीज या हैप्पीनेस जो भी आती है, वो खुद ही उसी तरह की नेचर जो है वो क्रिएट कर देता है। जिस तरह के इंसान का एटमॉस्फेयर है, इंसान नेचर को वैसे अंडरस्टैंड करता है कि यही जो हालात हैं वही नेचर है। उनका कहने का मतलब ये है कि क्रिएटर इंसान खुद ही है। फिर सवाल का जवाब बड़ा रिजनेबल है कि जो उसके इर्द गिर्द है वही उसके लिए नेचर है। एक शख्स अगर दुबई की मेन शाहराहों के और बिल्डिंग्स के दरमियान रहता है तो वो नेचर जब उसके जहन में आएगी तो इसका मतलब है नेचर वहीं ऐसा ही एटमॉस्फेयर उसके जहन में होगा। जब मैंने नेचर को क्रिएट किया, तो मतलब जब एक बंदा ही नेचर को क्रिएट करता है तो फिर वो नेचर को पनिश क्यों करता है? जब एक इंसान ही नेचर को क्रिएट कर रहा है
तो नेचर उसे पनिश क्यों कर रही है? ये इंसान के जो सेंसेस हैं वो जिस चीज को नेचर कहता है एट द सेम टाइम उसकी पनिशमेंट्स और उसकी फेवर्स को भी फील करता है। उसकी फेवर्स को वो तो फील कर रहा है, यानी कि जो हालात हैं उसने ये नहीं किया कि हम क्रिएट करते हैं, उसने कहा जो हालात हैं वही नेचर है। यस, व्हाट वाज यू सेइंग? मैं यही कह रही थी जो सुना की बात कि जैसे हालात होते हैं इंसान वैसे ही क्रिएचर को फील करता है कि वैसे चीजें। आप इस बात से एग्री करते हैं? ओके, हु इज द क्रिएटर ऑफ नेचर? सर अगर मैंने नेचर को क्रिएट किया है तो ये जो बड़े बड़े जंगलात हैं, पहाड़ियाँ हैं, इनका क्रिएटर कौन है? अगर नेचर ये है, हालात नेचर है, जो आपने आंसर दिया, अगर हालात नेचर है तो फिर ये पहाड़, पत्थर, ये जंगल, ये सितारे, ये किसने क्रिएट किए? नेचर तो है ही ये चीजें, ये पहाड़ हो गए, ये दरख्त, जंगलात, ये चीज नेचर है, ठीक है? नेचर जिसे आप कहते हैं, ये नेचर है जो हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई है, इसको फिर किसने क्रिएट किया है? दिस द क्वेश्चन ना जी, एनीवन? सर अगर नेचर को इंसान ने खुद क्रिएट किया है तो जब उसको दुख देती है फिर वो क्यों कहता है कि इसने दुख दिया मुझे, गलत करती है उसके साथ, फिर तो वो फिर claim वो क्यों क्लेम करता है? क्यों करता है? दैट्स कोई आल्सो क्वेश्चन। कोई तो है जिसने नेचर को क्रिएट किया है, who is the one? वो तो अल्लाह ने किया और किसने? जो हम बचपन से जब पढ़ते अल्लाह आ रहे देता है हैं। हमें दुख फिर हम अल्लाह को क्लेम क्यों करते हैं कि अल्लाह ने हमें दुख दिया? अच्छा, गॉड के बारे में भी दो तीन चीजें आपको वाज़ेह हो जाए। गॉड इज नॉट ओनली आवर गॉड, गॉड के जितने भी नेम हैं, जितने भी रिलीजन उसको पहचानते हैं, वो गॉड है, या मे बी ही इज अ सेंट्रल फोर्स। ओके, हमारे दिमाग को इतनी ताकत ही नहीं दी थी उसको। आप गॉड का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, गॉड का जब भी इस्तेमाल करें गॉड का लफ्ज इस्तेमाल करें, ताकि कोई हम ऐसी वैसी बात कर भी दें तो हमें थोड़ा सा महफूज रहे, ठीक है? गॉड का लफ्ज इस्तेमाल किया करें। जी जी जी, बोले बोले। सर मैं कह रहा हूँ कि गॉड वो चीज़ है जो हम समझ ही नहीं सकते, उसने हमारे ज़हन को इतनी सलाहियत नहीं दी कि हम उसको समझ सकें। मतलब ये वो चीज़ है, अगर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ से स्लिप हो जाती है, यही तो गॉड है। अगर हम उसको समझ लें तो फिर गॉड गॉड ना रहा सर। ये एक अच्छी मतलब फिलॉसफी ज़रूर है, लेकिन ये अकली बात नहीं होगी। गॉड है तो मोस्ट कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए उसे, तो इंसान फील करे, साथ ही महसूस हो जाएगा यस यार देयर इज। इससे तो कोई भी शख्स आ जाएगा, आज हम हैं, आज हमारे ऊपर कोई दूर दराज के लोग अगर अटैक कर लें और वो आपको कहें कि यहाँ पर एक किलकली उतार है, बस हर चीज़ उसकी है, आप कहें वो किलकली उतार दिखाओ तो सही, फिर हम आपको अपनी सिस्टर्स, अपनी बेटियाँ, अपनी बहनें, माएँ सारी देते हैं, खजाने भी देते हैं, ज़मीन भी देते हैं, किलकली उतार दिखाओ तो आगे से जवाब मिले किलकली उतार को देख लिया तो फिर क्या किलकली उतार रहा, ये तो फिर इरेशनल बात हो जाएगी। फिलॉसफी खूबसूरत है लेकिन अकलियत पर पूरी नहीं उतरती। हु इज द क्रिएटर ऑफ नेचर, क्वेश्चन ये जा रहा है। इफ देयर इज ज़्यूस गॉड, अगर ज़्यूस देवता है या ईश्वर है या बुद्धा है, कोई भी है देवता, अगर उसने नेचर को क्रिएट किया है देन हु इज ही, वो कौन है? तो क्या उसने ब्लाइंड कोई चीज क्रिएट कर दी है हमारे लिए? अगेन दैट इज द क्वेश्चन। एट द सेम टाइम सिंपल भी है और मिस्टेक भी है। हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, चीजों का। तो अगर आप इसमें बेबसी महसूस कर रहे हैं तो आप ठीक महसूस कर रहे हैं, तो आप अकेले, ये चंद लोग बेबस नहीं हैं, इस पर तो पूरी दुनिया के लोग बेबस हैं। इस सवाल पर तो ये सवाल इतना बड़ा है, इसके जवाब तो अभी तक हमें नहीं महसूस होते। इसके जवाब हासिल करते करते लोग लादीन हो जाते हैं, इस सवाल का जवाब हासिल करते करते लोग इंतहाई दीनदार हो जाते हैं। सर कुछ को फांसी भी लग जाती है। कुछ को फांसी लग जाती है
तो कुछ फांसी पर लटक कर अनल हक कह देते हैं। कि वो था ना, किसने कहा था, मेरे माइंड से निकल गया। जी आपने कुछ कहा। पीके में वो बोर्ड को ही तो ढूंढ रहा होता है। पीके में वो गार्ड को ढूंढ रहा है। समझ ही नहीं आ रही गोल्ड है कहाँ। समझ तो किसी को नहीं आ रही। वो जो भी रहता है, कभी हर मजहब की अलग अलग चीजें हैं। कोई व्हाइट पहना होता है, वो व्हाइट को कह देता है, ब्लैक को देखता है, ब्लैक को कह देता है। तो अब लोग जो उसको बताते हैं कि ये कोड है तो उसने वही कहना है, फिर जब आगे जाता है तो लोग कहते हैं ये है, उसने उसको कहना है। नवाज ने खूबसूरत बात की कि इंसानी अकल जो है वो इतनी ज़्यादा ताकत वुसअत रखती नहीं है कि इस सारे सिस्टम को समझ सके, खोज सके। ओके, तो हार्डी की बात पे ठीक आती है, सरेंडर करें और नेचर के साथ साथ रहें। देवता जो भी आपका मकामी देवता बन चुका है, आप उसको उस रंग में रहें और रंग में सुकून हासिल करें। ये है कि पूरी तो नहीं है। राज को राज ही रहता है। राज जब आप निकाल नहीं सकते या राज को खोजने की कोशिश करते रहें, राज को खोजने की कोशिश करते रहें, क्योंकि ये भी होली बुक में है कि और तुम गौर व फिक्र करो। फिर भी तुम पलट कर जिंदगी आओ, तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि किसने कायनात को बनाया, किसने कहा नहीं, लेकिन अल्लाह ने कहा कि गौर व फिक्र करो। ये नहीं कहा कि पलट के वहां जाना, उस चीज को छोड़ दो। हुक्म दिया गया कि गौर व फिक्र साथ करो जरूर। पलट कर वापस आने वाली बात पर ऑब्जेक्शन है। मैं ये कहता हूं अगर ये लिखा हुआ भी है कि तुम पलट कर वापस आओगे, तो फिर भी ये काम होना चाहिए कि आप एक बार जाएं, ढूंढें, तलाश करें, और जब पलट कर आएंगे तो फिर आप सही होंगे। मनोअन मान लिया, ये इंसान का खासा भी नहीं है कि मनोअन मान ले। ओके, अच्छा आइए लास्ट लाइन पूरी करते हैं। मेरे ख्याल में जो रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे वो तो चले ही गए होंगे। उन्होंने कहा आखिरी लाइन सर नहीं पढ़ाते आज। I think that in nature there are rewards or punishments or odd consequences. मेरा ख्याल है कि नेचर के अंदर रिवार्ड्स हैं, पनिशमेंट है, और बाज़ औक़ात ऑड कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अजीबोगरीब नताइज हैं। यूब्राइट को जहन में रखें, अजीबोगरीब नताइज है ना नेचर का, अजीबोगरीब बिहेवियर है। क्लेम को जहन में रखें, अजीबोगरीब बिहेवियर है। थॉमसन को जहन में रखें, अजीबोगरीब बिहेवियर है, पहले उसको पनिशमेंट मिली है फिर। बट हार्डी वॉज स्केप्टिक, लेकिन हार्डी स्केप्टिक था, लादीन था, गॉड पर बिलीव न रखने वाला था। क्योंकि एक फिरका, कुछ लोग, जदीद लोग ये कहते हैं दिस इज गॉडलेस यूनिवर्स, ये बगैर किसी देवता के यूनिवर्स है, ये कायनात, इस कायनात का कोई देवता नहीं है। अगर देवता होता तो रैशनैलिटी मस्ट रूल ओवर देयर, अकलियत की हुक्मरानी होती, नन रैशनैलिटी यहाँ रूल न कर रही होती अगर देवता इसका होता। जब अपना भाई आपके सामने, अपने भाई की आंतड़ियाँ पड़ी हुई हों, तो उस वक्त आप पहला सवाल करते हैं कि वेयर इज ज़्यूस देवता, कहाँ है वो ज़्यूस देवता। जब दूसरे की पड़ी होंगी तो उस वक्त आप कहेंगे चलो जी, गुनाह से पता नहीं क्या क्या गुनाह इंसान ने करने होते हैं, चलो चला गया, जन्नत में जाएगा, ये शहीद हो गया। अपना जब होता है, इंसान के अपने दोनों हाथ आज कट जाएं, दोनों हाथ कट जाएं, ना वजू करने जोगा ना वाशरूम जाने जोगा जनाबे वाला, तो फिर क्या होगी सूरत हाल? क्या कहेगा? यहाँ पर ज़्यूस देवता रहता है, कोई उसे आकर ज़्यूस देवता के भाषण सुनाएगा तो वो लड़ पड़ेगा, वो कहेगा कोई नहीं है देवता, स्केप्टिक हो जाएगा ना। बट हार्डी वॉज स्केप्टिक एंड पेसिमिस्टिक, सो ही सेज, इसीलिए वो कहता है सिविलाइजेशन वॉज इट्स एनिमी, कि लोग उसके दुश्मन हैं नेचर के। एंड एवर सिंस द बिगिनिंग ऑफ वेजिटेशन, और जब से इस ज़मीन पर सब्ज़ा उगा है, इट्स सॉइल, ज़मीन ने, हैड वोन, पहन लिया है, द सेम एंटीक ब्राउन ड्रेस, सेम एंटीक कदीम ब्राउन रंग का ड्रेस,
ब्राउन कलर कैसा लगता है आपको? मुझे तो ब्राउन कलर बहुत ही डेथ वाला, डेड किस्म का, बोरियत वाला कलर लगता है ब्राउन। ठीक है, तो हार्डी का भी यही ख्याल है कि जब से वेजिटेशन आई है, सब्जा उगा है, तो ज़मीन ने ब्राउन रंग, ब्राउन ड्रेस पहन रखा है, डेथ वाला ड्रेस पहन रखा है। वो इसके खिलाफ है। ज़िंदगी जहाँ जहाँ उगती है तो नेचर उसके खिलाफ है। उसका मतलब ये है कहने का, वो वेजिटेशन को नेचर नहीं कह रहा, वो हर वैनिश करने वाली चीज़ को नेचर कह रहा है। उस ज़मीन को नेचर कह रहा है, फिज़ा को नेचर कह रहा है। द ब्लीट, दुखी आवाज़, जब किसी हिरन को या किसी भेड़ को ज़िबा किया जाता है तो वो ब्लीट देती है, मैं ऊंची आवाज़ में। ब्लीट, द बार्क, भौंक, द ब्लो, चोटें, मुक्के, एंड द ब्लास्ट और ब्लास्ट आर द होल कॉस्मिक ऑर्डर ऑफ एग्डन हीथ। ये टोटल कायनात है एग्डन हीथ की। एग्डन हीथ की इस छोटी कायनात में, एग्डन हीथ की दुनिया को देखा जाए तो उसके अंदर हमें तकलीफ़, दुख, दर्द और मसाइल नज़र आते हैं। और यही नेचर है। नेचर में भी हमें ओवरऑल कोई खुशियाँ नज़र नहीं आती। थॉमस हार्डी कहते हैं, हैप्पीनीज आर द ओकेजनल एपिसोड्स इन द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन। कि खुशियाँ जो हैं वो कभी कभार आने वाली किस्तें हैं, कभी कभार आने वाले सीन हैं इस पूरे दुख के ड्रामे में। ये दुख का ड्रामा है और कभी कभी इसमें हमें खुशी के ग्लिम्स नज़र आते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हमें माफ़ करे ऐसी गलत किस्म की फ़िलासफ़ी से। और सबसे ज़्यादा सुकून सजदे में ही है, सबसे ज़्यादा सुकून उसके दरबार में है। वो चाहे सेंट्रल फोर्स है, चाहे वो सबको देखने वाला है, चाहे वो ताकत है, वो जो भी है, उसका जो रंग भी है, उसका जो नाम भी है, उसका जो मुग्ध भी है, उसकी जो दरबार भी है, चाहे वो न्यूयॉर्क में है, हिंदुस्तान में है, रशिया में, चाइना में, जहाँ भी है, वो उसके साथ रहने में अपना मज़ा है, उसके साथ रहने में एक सुकून है, रूह का सुकून। ओके, और ये रूह का सुकून आपको उस वक्त महसूस होता है जब आपकी उम्र होती है 35 साल से अबव, क्योंकि पहले आपको गार्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपके अपने अंदर बड़ी ताकत होती है, आप उछलना चाहते हैं। सुनाई सफी।